एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं, तो एक शब्द बार बार हमारे पढ़ने में आता है। क्या? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो होता क्या है ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? साथ ही साथ लीगल इम्प्लीकेशन के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो एक कंसेप्ट भी बार बार सुनने को मिलता है, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब ये क्या भला है? तो आज हम जानेंगे मेमोरेंडम के बारे में और डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सी अमित गौड़ और बिना वक्त बिताए हम आज के टॉपिक पे आते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आज का टॉपिक है हमारा। ठीक है, तो सेक्शन 256 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 ने इसे डिफाइन किया। और क्या डिफाइन किया? मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड एंड, ठीक है, एज ओरिजिनली फ्रेम्ड। तो हम लोगों ने कहा कि जो हमारा ओरिजिनली फ्रेम्ड हुआ था उसके तरीके से। चलिए, तो ओरिजिनली फ्रेम्ड हुआ और एज एल्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे जैसे चेंज होता गया इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ हो सकता है 1956 या उससे भी पहले के किसी कंपनी में हमारी रजिस्टर्ड हुई हो और वहां वो मेमोरेंडम में चेंज किया गया हो। और ऑफ दिस एक्ट, इस कंपनी इज एक्ट 2013 में अगर हम लोगों ने कहीं कोई चेंजेस किया है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की डिफाइन नहीं किया प्रॉपर्ली। इसने क्या रहा, क्या केवल इतना कहा कि मैं मेमोरेंडम का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो आज तक जो चेंजेस होते हुए आए हैं और या जो ओरिजिनली फ्रेम था, दोनों में से कोई भी। ठीक है, अगर किसी ने चेंज ही नहीं किया तो ओरिजिनली फ्रेम, वरना जो चेंज हो गया वो। तो प्रॉपर्ली इसकी डिफाइन तो किया ही नहीं है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को। ठीक है, तो हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को जनरल पैरालेंस में समझें कि जनरल पैरालेंस में वो क्या कहा जाता है या उसे कैसे समझें। तो जनरल पैरालेंस में हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बोलते हैं कि ये एक कंपनी का होता है चार्टर। ठीक है, चार्टर ऑफ ए कंपनी, इट इज लीगल डॉक्यूमेंट, मतलब मोटे तौर पे लीगली फ्रेम किया गया है। जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो उस समय इसको रजिस्ट्रेशन कराया जाता है और इसके कुछ क्लॉजेस होते हैं। ठीक है, इसके कुछ क्लॉजेस होते हैं। तो वो क्लॉजेस हम लोग सेक्शन 4 के हिसाब से जो हमारे डिफाइन है वो हम पढ़ेंगे। तो इसे वैसे जनरल भाषा में समझे कि जनरल भाषा में हो क्या रहा है। तो इसे जनरल भाषा में अगर हम ऐसे कहें कि जैसे फिल्म इंडस्ट्री में भगवान अगर ईश्वर है और ईश्वर के बाद अगर फिल्म इंडस्ट्री में किसी को वैल्यू दी जाती है तो किसको दी जाती है? हमारे बड़े भैया को, अमिताभ बच्चन जी को। ठीक है, तो अमिताभ बच्चन जी की जिस तरीके से वैल्यू है, ऐसी कंपनीज में जब जाएंगे तो कंपनीज में सबसे बड़े भगवान के तौर पे तो हो जाता है कंपनीज एक्ट। ठीक है, चाहे वो 1956 का था या आज की डेट में 2013। तो उसके बाद अगर कोई सेकंड वैल्यू है तो वो किसकी है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इतना बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है हमारा। चलिए, अगर ये होता है तो हम कहते हैं कि मेमोरेंडम में क्या क्या होता है। तो सेक्शन 4 कहता है, इसे समझ लीजिए कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज पर सेक्शन 4 कंटेन करेगा मोटे मोटे तौर पे 6 क्लॉजेस। ठीक है, 6 क्लॉज में सबसे पहला क्लॉज क्या होता है? दैट इज नथिंग बट नेम क्लॉज। ये बताएगा कि हमारी इस कंपनी को किस नाम से जाना जाए, हमारी इस कंपनी को किस नाम से जाना जाए। इसे सिंपल वे में समझे, जब आप पैदा होते हैं, ठीक है, तो आपका नामकरण होता है ना भाई, ताकि इस बच्चे को किस नाम से पुकारा जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे सब लोग उसी नाम से जानने लगते हैं। तो ये नेम क्लॉज होता है ऐसी कंपनी में कि भाई उसका नामकरण हुआ और हमने कहा कि इस नाम से ये कंपनी जानी जाएगी। आइदर वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जानी जाएगी या अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड जानी जाएगी, जो भी नाम हुआ ना। अब अगर नाम ही नहीं होता तो हमें कैसे पता चलेगा? हम क्या बोलते हैं, अरे मुकेश अंबानी जी की कंपनी, मुकेश अंबानी की तो बहुत सारी कंपनियां हैं, अदानी जी की तो 250 से भी ज्यादा कंपनियां हैं। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो ये आइडेंटिफिकेशन है हमारा नेम क्लॉज से। चलिए, ये हुआ पहला। दूसरी बड़ी बात, इसी नेम क्लॉज में आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशन समझे। पहली बड़ी बात, किसी भी कंपनी का जब नाम होता है तो उस नाम के पीछे आपको प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और अगर वो पब्लिक कंपनी है या लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो हम उसके नाम के पीछे लगाएंगे लिमिटेड। तो नाम के पीछे आइदर प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड नाम होगा ही होगा। चलिए, ये क्लॉज जो है हमारा प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड, मतलब प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड, ये कुछ केसेस में एग्जम्पशन मिल सकती है। किस केस में? सेक्शन 8 कंपनीज में। सेक्शन 8 कंपनीज आर नथिंग बट चैरिटेबल कंपनीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी हो सकती हैं, सीबीडीटी रजिस्टर्ड हो सकती हैं। ठीक है, तो उन केसेस में हम ये बोल देते हैं कि नहीं यार ठीक है, आपको भाई हम छूट दे देते हैं, क्योंकि मान के चलिए सेक्शन 8 में चैरिटेबल कंपनी है, तो चैरिटेबल के नाम के पीछे अगर लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड होगा तो लगेगा कि शायद यार ये बिजनेस प्रॉफिट मोटिव होगा। ठीक है, जबकि उस केस में उस कंपनी का है नहीं। तो हमने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, आपको हम एक रिलैक्सेशन देते हैं। ठीक है,
तो नाम के पीछे एक रिलैक्सेशन मिली केवल सेक्शन 8 कंपनीज को, जहां पर हमने बोला कि वो अपने नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड ना लगाए। चलिए जी, ये हुआ दिस वन। अगला इसी क्लॉज में, अगर कोई 1% कंपनी है, आज के डेट में सबको पता है कंपनीज एक्ट 2013 में आने के बाद 1% कंपनी बनाई जा सकती थी, जहां एक ही बंदा होता है जो कहता है ये कंपनी मैंने बना ली है जी। तो उस केस में वो ये कहते हैं अपने नाम के बाद आप 1% कंपनी जरूर लगाएं। ठीक है, चलिए जी। अब नेम ऑफ द कंपनी के केस में कुछ एक प्रिकॉशन लेनी होती है। क्या प्रिकॉशन लेनी होती है? ये प्रिकॉशन होती है कि नाम जो हो वो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी का से मिलता जुलता ना हो, आइडेंटिकल ना हो। इसके बहुत सारे रीजन आएंगे। जैसे एक बेसिक रीजन, चलिए हम ऐसे समझ लीजिए, आपके घर में आपके मामा का बच्चे, चाचा के बच्चे, ताऊ जी के बच्चे, किसी के भी बच्चे हैं और आपका नाम और उनका नाम सिमिलर हुआ, और जब कोई जो वो बच्चा भी उसी घर में आ जाता है, तो अगर हम कहें कि भाई मान के चलिए चिंटू, और चिंटू ही दो के नाम है, तो कंफ्यूजन होगा ना। तो यही कंफ्यूजन यहाँ पब्लिक को ना हो जाए। ठीक है, इसीलिए हमने कहा कि भाई नाम सिमिलर नहीं होगा, आइडेंटिकल नहीं होगा, क्योंकि अगर सिमिलर और आइडेंटिकल होने लगे तो मुकेश अंबानी जी की कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मैं जो मतलब कहीं दूर दूर तक भी उनकी एग्जिस्टेंस में नहीं है मेरा, तो मैं कहूंगा मैं भी अपनी कंपनी बनाऊंगा जो मेरा कंपनी का नाम भी रिलायंस इंडस्ट्रीज होगा। ठीक है, मैंने कह दिया मेरा रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड होगा, तो पब्लिक तो कंफ्यूज हो जाएगी ना यार, कौन सी रिलायंस ओरिजिनल है मुकेश जी की और कौन सी रिलायंस है अमित जी की। ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लोगों ने बोला कि भाई नाम जो है वो कभी भी आइडेंटिकल एक जैसे नहीं होंगे। चलिए दूसरा, अनडिजायरेबल भी नहीं होंगे। अनडिजायरेबल कई बार नामों में ही ऐसा हो जाता है कि आप लोग मान के चलिए मैंने कंपनी बनाई अमित दिल्ली गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड, तो आपको क्या लगेगा, ऐसा लग रहा है कि इससे तो कि ये दिल्ली मतलब सरकार की कोई कंपनी है। ठीक है, तो ये तो अनडिजायरेबल है क्योंकि ऑटोमेटिकली दिल्ली सरकार से तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे नाम भी जो मिसकम्युनिकेशन डालें, आपको कोई गलतफहमी में डालें, ऐसा कोई नाम नहीं चलेगा। ठीक है, ये बेसिक हो गया नाम का क्लॉज। ठीक है, नेम क्लॉज में हम लोगों ने कहा नॉट आइडेंटिकल एज वेल एज अनडिजायरेबल, ये दो नाम नहीं होने चाहिए, बाकी आप लोगों का चल जाएगा। चलिए दूसरा क्लॉज हमारे कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सिचुएशन क्लॉज। सिचुएशन क्लॉज इज नथिंग बट किस स्टेट में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, किस स्टेट में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी। तो केवल और केवल इस क्लॉज में आपको केवल स्टेट का नाम बताना है। क्या बताना है? केवल स्टेट का नाम। आपको ये नहीं बताना है कि मेरे ऑफिस का एक्चुअल एड्रेस कहां पर है, एक्यूरेट एड्रेस कहां है। एक्यूरेट एड्रेस आप बाद में बताते रहिएगा विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। जब हो जाता है तो आप रजिस्ट्रेशन आपको बता देते हैं कि भाई साहब ये मेरी एक्चुअल एड्रेस है। ठीक है, तो एक्यूरेट एड्रेस बाद में बता दीजिएगा, लेकिन इस क्लॉज में, सिचुएशन क्लॉज में केवल और केवल आपको स्टेट बताना है कि मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस इस स्टेट के अंडर में रहेगा। ठीक है, मान के चलिए मैंने कह दिया कि मेरा मतलब कंपनी जो है वो यूपी में रजिस्टर्ड होगी। ठीक है, मेरा स्टेट मतलब जो सिचुएशन क्लॉज है वो यूपी में, तो यूपी में मतलब हम कह सकते हैं कानपुर में भी हो सकता है आपका ऑफिस, लखनऊ में भी हो सकता है, बुलंदशहर में भी हो सकता है, गौतम बुद्ध नगर में भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन क्लॉज में इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा अनलेस अनटिल आप क्योंकि एक ही स्टेट में घूमे जा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो हमारा सिचुएशन क्लॉज सेम रहेगा। ठीक है, चलिए तीसरा ऑब्जेक्ट क्लॉज, क्रूशियल जो हमारा बेसिक है। जब ऑब्जेक्ट क्लॉज कुछ नहीं है, वो बताता है कि ये कंपनी किस लिए फॉर्म हुई है, किस इसका पर्पस क्या है, ये हमारी कंपनी क्या क्या काम कर सकती है या क्या क्या काम करेगी। बेसिक, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है किसी भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, ऑब्जेक्ट क्लॉज। कंपनी क्या क्या काम कर सकती है। आज की डेट में अगर 2013 एक्ट में जाएं तो वो कहता है केवल और केवल आपको मेन ऑब्जेक्ट एज वेल एज एनी अदर मैटर जो कि उसकी फर्दरेंस में है, मेन ऑब्जेक्ट के फर्दरेंस में जो है वही ऑब्जेक्ट आप बताएंगे। पहले की तरह नहीं है जैसे 1956 में था, जहां वो ये कहता था, आप लोग कहते थे मेन ऑब्जेक्ट, एंसिलरी ऑब्जेक्ट एज वेल एज अदर ऑब्जेक्ट, और हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट लिख दिया करते थे। पता चलता था कि जी कंपनी तो हमारे 50 ऑब्जेक्ट लिखे हुए कि कोई सा भी काम कर सकती है। आज की डेट में 2013 में आप केवल और केवल मेन ऑब्जेक्ट बताएंगे, किस पर्पस के लिए आपकी कंपनी फॉर्म हुई है, क्या क्या काम कर सकती है, एज वेल एज एनी अदर मैटर जो कि आप लोगों को लगते हैं कि जरूरी है उस ऑब्जेक्ट की फुलफिलमेंट के लिए। ठीक है, ये क्रूशियल है ऑब्जेक्ट क्लॉज। अब इसको भी एक एग्जांपल से समझिए।
जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो हर कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, अरे बच्चा पैदा हुआ है, देखना माँ बाप का नाम रोशन करेगा, माँ बाप की सेवा करेगा। बच्चा जब बड़ा होता है तो फिर क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज हो जाता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या हो जाता है, फिर हम कहते हैं नहीं नहीं, हमारा बच्चा क्या करेगा, अपनी बीवी की सेवा करेगा। जब और बड़ा होता है तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, अजी अपने बच्चों की सेवा करेगा। ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज होता रहा। तो ऑलवेज रिमेंबर, इसी तरीके से कंपनी में भी ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज हो सकता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज लगातार चेंज किया जा सकता है, चेंज करना उनके लिए मना नहीं है, बशर्ते ऑटोमेटिकली लीगल फॉर्मेलिटीज आपको करनी पड़ेंगे। तो वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के किसी भी क्लॉज को आप चेंज करना चाहें तो उसकी लीगल फॉर्मेलिटी है, उन लीगल फॉर्मेलिटीज को चेंज कर दीजिए, ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज हो जाएगा। ठीक है, बट जो भी उस समय ऑब्जेक्ट क्लॉज होगा वही आप काम कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के केस में शुरुआत में जब कंपनी बनी तो ऑटोमेटिकली उन्होंने कहा कि हम केवल और केवल ऑयल एंड गैस में जाएंगे। फिर धीरे धीरे कंपनी और मैच्योर हुई, हमने कहा कि नहीं जी हम पॉलिएस्टर में भी जाएंगे। फिर हमने कहा और मैच्योर हुई, हमने कहा भाई रिलायंस रिटेल में भी जाएगी। फिर और ऑब्जेक्ट टाइम चेंज हुआ, हमने कहा भाई टेलीकॉम में भी जाएगी। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज धीरे धीरे बढ़ सकते हैं आज के डेट में। मतलब आप जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी या जब भी आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करने हैं तो आप चेंज कर लीजिए लीगल प्रोसीजर के हिसाब से, और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बता दीजिए कि आज की डेट में हमारी कंपनी क्या क्या काम करना चाहती है। तो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट क्लॉज बाद में चेंज हो जाएंगे। अब इस ऑब्जेक्ट क्लॉज की इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिक समझिएगा। मान के चलिए मैंने कहा कि मेरी कंपनी बैंकिंग सेक्टर में काम करेगी, तो मेरे जितने भी इन्वेस्टर होंगे इस कंपनी के, उनको ये पता होगा कि भाई साहब हमारी कंपनी केवल बैंकिंग का काम करेगी, तो हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, हमें ट्रेडिंग में दिक्कत नहीं आएगी। इट मींस हम ये नहीं हो सकते कि ऑब्जेक्ट क्लॉज तो लिखा हुआ है बैंकिंग और बाद में मैं कर रहा हूँ सीमेंट सेल परचेज, नहीं सर वो नहीं हो सकती। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज हमारे प्री डिफाइंड आप लोगों ने कर दिया कि भाई साहब आप हमारी कंपनी क्या क्या काम कर सकती है। चलिए चौथा क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज इज नथिंग बट हम लोग कहते हैं कि मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी रहेगी, लिमिटेड है या अनलिमिटेड। तो हमारा ये लायबिलिटी क्लॉज केवल इतना ही बताएगा कि हमारी कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है अनलिमिटेड है। अब ये कैसे हो सकता है, अनलिमिटेड की कंपनी के केस में हम कह देंगे कि भाई मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। लिमिटेड बाय शेयर है तो हम लोग कहेंगे जिन लोगों के पास जितने शेयर हैं उन शेयरों पर जो भी अनपेड अमाउंट है वहां तक उसकी लायबिलिटी है। अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो हम लोग कहेंगे जब कंपनी की जरूरत पड़ेगी, जब भी कंपनी बंद होगी उस समय उसको कितने पैसे की जरूरत होगी, जितने पैसे की जरूरत होगी सब्जेक्ट टू मेंबर्स की गारंटी की, जितने मेंबर्स ने एग्रीमेंट कर रखा है तो उतने की वहां तक की उसकी लायबिलिटी फिक्स हो गई। तो लायबिलिटी क्लॉज जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, जिस वजह से कंपनीज कहीं ना कहीं ज्यादा फॉर्म होती हैं। ठीक है, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में दिक्कत क्या होती है कि कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और अगर किसी रीजन से कुछ जरूरत पड़ जाए तो आपके घर मकान सब नीलाम हो सकते हैं। ठीक है, ये जैसे मान लीजिए ये बाजीगर फिल्म देखी थी ना, तो बाजीगर में शाहरुख खान के पिताजी जो हो जाते हैं बेचारे सड़क पे आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली उनके किसमें वहां पे वो हम लोग कहते हैं कि भाई लायबिलिटी अनलिमिटेड थी। लेकिन अगर यही लायबिलिटी लिमिटेड कर दी जाए तो आपको कुछ भी कर लीजिए, कंपनी कुछ भी हो जाए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। आज की डेट में अगर मान के चलिए हम कहें अनिल अंबानी जी को, तो उनकी कंपनियों में कितना भी घाटा आ जाए अनिल अंबानी सड़क पे नहीं आएंगे। ठीक है, तो क्योंकि उनकी लायबिलिटी पहले से लिमिटेड थी तो वहां पे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए जी, अगला आता है हमारा कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज इज नथिंग बट हमारा कि हम कितनी मैक्सिमम कैपिटल इश्यू कर सकते हैं मार्केट से। ठीक है, मार्केट में हम कितनी कैपिटल मैक्सिमम इश्यू कर सकते हैं, शेयर कितने इश्यू कर सकते हैं, कितनी कैपिटल रेज की जा सकती है। दैट इज कॉल्ड ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल या नॉमिनल शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ये हम बताते हैं कि भाई हम एक पर्टिकुलर मोमेंट में बाजार में 1 लाख रुपए के शेयर इशू कर सकते हैं, 2 लाख रुपए के शेयर इशू कर सकते हैं। फेस वैल्यू उनकी कितनी रहेगी, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल इज नथिंग बट फेस वैल्यू ऑफ दैट शेयर। ठीक है, प्लस इसी क्लॉज में हम ये भी बता देंगे कि जो हमने कैपिटल बताई है, मान के चलिए मैंने कहा कि 1 लाख रुपए के हम शेयर इशू कर सकते हैं, तो 1 लाख रुपए के शेयर, उस एक शेयर की वैल्यू कितनी है, तो एक शेयर की वैल्यू भी हम डिवाइड कर देंगे। मान के चलिए मैं कह सकता हूं कि 1 लाख शेयर है जी, लेकिन एक शेयर की कीमत 100 रुपए है। ठीक है, 100 रुपए इट मींस 1000 शेयर इशू कर सकता हूं। अगर मान के चलिए मैंने कहा नहीं जी एक शेयर की कीमत 10 रुपए फेस वैल्यू, तो मैं कहूंगा 10,000 शेयर इशू हो सकते हैं। तो मैं डिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल भी बता दूंगा कि किस तरीके से वो शेयर डिवाइडेड होंगे। देन अगला आता है हमारा सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सब्सक्रिप्शन क्लॉज क्या होता है? सब्सक्रिप्शन क्लॉज इज नथिंग बट एक जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो बच्चा पैदा होता है तो ऑटोमेटिकली उसमें एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से डिट्टो सेम कंसेप्ट पे हमारा सब्सक्रिप्शन क्लॉज है, जो ये बताता है कि भाई साहब इस कंपनी को बनाना कौन कौन चाहता था, कौन कौन इस बंदे थे जो सामने आए और उन्होंने कहा भाई साहब इस कंपनी को हम बनाना चाहते हैं। ठीक है, वो बंदे आएंगे और वो हर बंदा अपने नाम के आगे बताएगा कि भाई साहब मैं इस कंपनी में इस समय एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट जब कंपनी फॉर्म हो रही है,
ठीक है, तो उस समय वो कितने शेयर खरीदना चाहता है, ठीक है, अपना नाम, एड्रेस, सन ऑफ, ठीक है, उसका ऑक्यूपेशन एंड नंबर ऑफ शेयर्स टेकन बाय हिम, ये आपको बताने पड़ेंगे। इट मींस ये भी है कि उसको मिनिमम एक शेयर लेना ही पड़ेगा, अगर वो एक भी शेयर नहीं ले रहा है तो सब्सक्रिप्शन क्लॉज में उसका कोई नाम नहीं आ सकता है। चलिए लास्ट हम कहते हैं इन केस ऑफ एन ओपीसी, वन पर्सन कंपनी के केस में जो नाम जो बंदा है वो ये भी बताएगा, जो मेन सब्सक्राइबर है, कि जी मेरी अगर डेथ हो गई तो मेरे बाद इस कंपनी को कौन चलाएगा या कौन इस कंपनी का मेंबर बन जाएगा। वो अपने नाम के बाद, मतलब मान के चलिए मैंने एक कंपनी बनाई और मैंने कहा कि भाई मैं कंपनी चला रहा हूँ, वन पर्सन तो मैं अकेला ही हूँ, तो अगर मैंने कहा कि भाई मेरी कभी भी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाएगी तो मेरे बाद इस कंपनी को कौन रन करेगा, कौन इस कंपनी में मेंबर बन जाएगा, तो किसी एक सज्जन का मुझे नाम कंपलसरी देना पड़ता है। दैट इज सेवंथ क्लॉज, और सेवंथ क्लॉज केवल ओपीसी के केस में एप्लीकेबल होता है, बाकी किसी केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। चलिए जी, हम लोग कहते हैं कि क्या एक माइनर सब्सक्राइबर हो सकता है, ठीक है, चलिए पहले आप लोगों ने आंसर देख लिया है, नहीं, क्यों, ये हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वापस आ जाइए, 19 मतलब जो हमारा सॉरी मतलब जो 1872 का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था उसमें हम लोगों ने पहले लिख रखा था एक माइनर जो होता है उसकी कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो कंपनीज एक्ट 2013 ने बहुत क्लियर कर रखा है कि माइनर जो होता है वो सब्सक्राइबर नहीं हो सकता, ऑटोमेटिकली नॉट ओनली सब्सक्राइबर, आज के डेट में तो वो शेयर भी नहीं खरीद सकता, ठीक है। चलिए, तो ये होता है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। चलिए हम एक प्रैक्टिकल आप लोगों को एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दिखाते हैं। टेक फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने ये आज के डेट में चूंकि सबको पता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो हमारा क्या होता है, आज के डेट में स्पाइस के फॉर्म चलते हैं, स्पाइस के फॉर्म चलते हैं, तो स्पाइस के फॉर्म के हिसाब से एक चलिए हाँ, स्पाइस के फॉर्म्स को मैं एक बार फॉर्मेलिटी बतौर आपको दिखा देता हूँ। स्पाइस इज नथिंग बट एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सरकार ने दे रखा है आज की डेट में एमसीए पे, तो वो वहाँ पे जब हम बनाते हैं तो उसमें किस तरीके से होता है, अब यहीं पे देखिएगा टेबल ए, मान के चलिए एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, तो टेबल ए उन्होंने एक फॉर्मेट दे रखा था स्टैंडर्ड, तो उसी के हिसाब से हमने कहा नेम क्लॉज, कंपनी का नाम, ठीक है, दूसरा हमारा आ गया रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज की कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड होगी, तीसरा हमारा आ गया ऑब्जेक्ट क्लॉज, हमने कहा ये ऑब्जेक्ट होंगे, देन हम लोगों ने मैटर विच आर नेसेसरी इन फर्दरेंस, हम लोगों का ये वाले मैटर्स होंगे, ठीक है। इसके बाद हमने कहा लायबिलिटी क्या होगी भाई, हम लोगों ने कहा जी लिमिटेड होगी, और लिमिटेड के यहां तक होगी जहां तक उनका अनपेड अमाउंट है, मान के चलिए मैंने 10 रुपए का शेयर खरीदा, 10 रुपए में से 9 रुपए मैंने पहली कंपनी को दे दिए, तो मेरी लायबिलिटी मैक्सिमम अब 1 रुपए पर शेयर रह गई है, ठीक है, और 10 के 10 रुपए दे दिए तो मेरी लायबिलिटी खत्म, अब कोई लायबिलिटी नहीं रह जाएगी, ठीक है, तो ये लायबिलिटी क्लॉज हो गया। एंड देन शेयर कैपिटल हम लोगों ने कहा, मान के चलिए जैसे यहाँ पे कहा 1 लाख शेयर डिवाइडेड इनटू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने बता दिया कि भाई साहब हम इस कंपनी में जो भी ये कंपनी होगी, इस कंपनी में मैक्सिमम एक पर्टिकुलर अमाउंट पे 1 लाख रुपए के ही शेयर मार्केट में इशू कर पाएंगे, और वो शेयर भी कितने होंगे, 10,000 रुपए शेयर, एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए रहेगी। ये पांचवा वो हुआ। छठा क्लॉज हम लोगों ने कहा सब्सक्रिप्शन क्लॉज में हम लोगों ने बताया नेम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन और ऑक्यूपेशन, दिन एंड समथिंग, नंबर ऑफ शेयर, उनके डिजिटल सिग्नेचर लगते हुए ये हुए, और ये जब भी सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है तो वो किसी को विटनेस करना पड़ता है, तो ये किसी की जो भी विटनेस करेगा उसके ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी, तो ये हमारा होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आई होप सो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्लियर हो गया होगा। चलिए, अगर ये क्लियर हो गया तो अब हम अगले कंसेप्ट पे आते हैं, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है क्या बड़ा, हम लोग कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है कि भाई आप लोगों ने ये कहा कि जब मैंने एक कंपनी बनाई, जब कंपनी बनाई तो मैंने अपना एक मेमोरेंडम बनाया, एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाया, आरओसी में जमा करा दिया, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में सबमिट कर दिया। जब सबमिट कर दिया तो सेक्शन 399 के हिसाब से, ठीक है, कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है 399, वहां वो ये कहता है कि कोई भी बंदा आए और इस डॉक्यूमेंट को अगर वो वेरीफाई करना चाहे, चेक करना चाहे, तो वो आराम से चेक कर सकता है, नॉमिनल फीस देनी होती है, ठीक है। तो आप एमसी की साइट पर जाते हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे, ठीक है, उनकी साइट पे जाते हो, आप एक नॉमिनल फीस देते हो ऑटोमेटिकली, और वो बोल देते हो कि इस कंपनी का ये डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए, तो वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। जब प्रोवाइड कर देते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये फिर एक बेसिक है कि ये डॉक्यूमेंट क्या हो गया, पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया, पब्लिक रिकॉर्ड हो गया। अब अगर पब्लिक रिकॉर्ड है तो ये बेसिक लॉ की अजम्पशन है किसी भी लॉ में, नॉट ओनली कंपनीज एक्ट में, ये हर लॉ में है कि जब भी कोई पब्लिक रिकॉर्ड होता है तो ये एक लीगल प्रिजम्पशन मानी जाती है कि हर इंसान को उसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई भी इंसान किसी से डील कर रहा है और उस सामने वाली पार्टी का कोई डॉक्यूमेंट पब्लिक रिकॉर्ड में है, तो ये प्रिजम्पशन होगी कि मेरे को भी उस डॉक्यूमेंट की जानकारी
होगी। टेक फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने नौकरी निकाली, ठीक है। अब नौकरी निकाली तो अखबार में ऐड आया, अखबार में ऐड आया तो ये माना जाएगा कि उस ऐड को सबने पढ़ लिया, ठीक है। अब ये नहीं हो सकता कि मैंने वो ऐड नहीं पढ़ा, वो नौकरी किसी को लग गई और बाद में मैं कोर्ट में जाके कहूँ कि अरे सर मैंने तो कोर्ट में पढ़ा, मैंने तो ये एडवर्टाइजमेंट पढ़ा नहीं, और पढ़ा नहीं तो हो सकता है जो भी अपॉइंट हुआ है उससे ज्यादा मैं इंटेलिजेंट हूँ और मैं इस नौकरी के लिए ज्यादा क्या कर पाऊँ। सॉरी सर, ये आपकी हेडेक है, ठीक है। तो आपको डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के हिसाब से आपकी ये जानकारी में होना चाहिए था, और बाद में आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि मैं थोड़ा लापरवाह रह गया, मैं थोड़ा आलसी रह गया और इसलिए मेरे को ये जानकारी नहीं हुई। सॉरी, आपको ये जानकारी होनी चाहिए थी। अगर ये जानकारी होनी चाहिए थी तो यही हम लोगों ने कहा, सेक्शन 399 भी कहता है कि जी आपके ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। पब्लिक डॉक्यूमेंट है मींस आप आरओसी की साइट पर जाएंगे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में, और वहां पर एक नॉमिनल फीस देते हुए वो डॉक्यूमेंट पढ़ लेंगे, इंस्पेक्शन कर लेंगे, ठीक है। अगर इंस्पेक्शन कर लेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपको ये पता चल जाएगा कि भाई इस कंपनी के क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या रूल्स रेगुलेशन है, क्या आर्टिकल्स हैं, ठीक है, क्या ये कंपनी काम कर सकती है और ये क्या कंपनी काम नहीं कर सकती है, ये बेसिक आपको पता चल गया। अगर ये आपको पता चल ही गया है तो कोई भी उस कंपनी का ऑफिसर अगर आपको चीट करना चाहे और वो कहे कि नहीं भाई साहब, इस मतलब मान के चलिए एक कंपनी बनी और उसने कहा बैंकिंग के लिए बनी, ठीक है, वही मैं फिर से एग्जांपल देता हूं। मान के चलो मैंने एक कंपनी बनाई बैंकिंग के लिए और मैं आपके पास आया और मैंने कहा भाई साहब आपकी तो सीमेंट की दुकान है ना, आप अपनी यहां से सीमेंट भेज दो मेरी कंपनी में, ठीक है, और किस लिए कि हम सीमेंट की ट्रेडिंग करेंगे। तो आपने कहोगे भाई साहब आपकी कंपनी तो यार मैंने लीगली पढ़ी थी, वो तो बैंकिंग के लिए, बैंकिंग का काम करने वालों को सीमेंट से क्या लेने देना, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली उस केस में अगर आपने नहीं पढ़ा और आपने सीमेंट मेरे को दे दी, मैं सीमेंट को मिसयूज कर गया, ठीक है, डैम श्योर है मिसयूज ही होना है उस केस में, तो आप मेरी कंपनी को लायबल नहीं बना सकते उस चीज के लिए, ठीक है। तो यही हम लोगों ने कहा है कि मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चूंकि पब्लिक पेपर है तो हम ये मान के चलते हैं कि ये सभी को इसके विषय में सब कुछ जानकारी है कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी के रूल रेगुलेशन क्या है, कोई भी काम किस तरीके से हो सकता है। इसका मतलब ये भी है इसमें बेसिक नॉलेज कि ए पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू हैव नॉलेज ऑफ द कंटेंट ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट, चाहे उसने पढ़ा या नहीं पढ़ा, उसको हम ये मानेंगे कि आपने पढ़ा है। और दूसरी बड़ी बात, आपने उसकी इंटरप्रिटेशन वही निकाली है जो उसकी लॉफुली बनती थी। ऐसा भी नहीं कि आप लॉफुली इंटरप्रिटेशन कुछ और निकाल लिया और आपको होगी कि मैंने तो इंटरप्रिटेशन गलत निकाल ली, ये आपकी हेडेक हो जाएगी। तो इंटरप्रिटेशन भी आपने सही निकाल लिया। दूसरी बड़ी बात, not only memorandum of association or article of association but also other related document। मान के चलिए किसी कंपनी में कोई स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ, ठीक है, और वो स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी भी हमने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में सबमिट कर दी, ठीक है, जो कंपलसरी था, ठीक है। अगर वो कंपलसरी था तो हम ये मानेंगे कि उसकी जानकारी भी आपको है। टेक फॉर एग्जांपल, मैं इसका भी एग्जांपल दे देता हूं। मान के चलिए मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी ने एक बैंक से कर्जा लिया, ठीक है, थ्रू स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ कि इस कंपनी के लिए मतलब इस ट्रांजैक्शन के लिए डायरेक्टर को ऑथराइज किया जाता है, 10 करोड़ रुपए तक का वो लोन ले सकते हैं। मैंने बैंक के गया 10 करोड़ रुपए का लोन ले लिया, मैंने अपने फिक्स्ड एसेट्स पे चार्ज रखवा दिया, ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली गिरवी शॉर्ट ऑफ समझ लीजिए, ठीक है, मैंने चार्ज लगा दिया और वो चार्ज की इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को दे दी। अब मैं आपके पास आया, भाई साहब ये मेरे एसेट्स हैं, इन पे के अगेंस्ट में कर्जा दे दो। तो आपको ये हमारा मानना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी के एसेट्स पहले से गिरवी रखे हैं। फिर आप ये नहीं कह सकते कि अरे मेरे को तो पता ही नहीं था कि यार ये तो इन पे पहले से ही चार्ज लगा हुआ है। सॉरी सर, ये आपको जानकारी होगी। चलिए, ये अगर आपको समझ में आ गया तो इसी से रिलेटेड एक केस लॉ पढ़ लेते हैं। केस लॉ इज नथिंग बट कोटला वेंकटेश्वर स्वामी वर्सेस रामामूर्ति। नथिंग बट एक होता क्या है, एक कंपनी है, उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि जितनी भी डीड होंगी, चेक्स होंगे, सर्टिफिकेट होंगे, वो मिनिमम नहीं 3 लोगों से साइन होंगे। मिनिमम कह लीजिए, मैक्सिमम कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, 3 लोगों से साइन होने चाहिए कंपलसरी। तीनों लोगों से कंपलसरी होने चाहिए, मैनेजिंग डायरेक्टर, सेक्रेटरी एज वेल एज वर्किंग डायरेक्टर। तीनों से साइन होंगे तभी वो डॉक्यूमेंट वैलिड है। अब कंपनी ने आपको एक मॉर्गेज डीड आपको दी, आपको से मतलब पैसा लिया और उन्होंने कहा कि भाई ये हमारी गिरवी रख रहे हैं हम डॉक्यूमेंट, और उस पर साइन किसने किया? केवल 2 लोगों ने, सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इट मींस मैंने मैनेजिंग डायरेक्टर से साइन ही नहीं करवाया, ठीक है। हमारे वो आर्टिकल्स क्या कहता था? 3 लोगों के साइन। 3 लोगों के जब साइन चाहिए तो आप 2 लोगों के साइन से वैलिड कैसे मान गए?
ये तो ऐसा थोड़ी होगा कि हमने कहा कि भाई 3 लोगों के साइन चाहिए और 2 लोगों के साइन से ही हमारा काम हो जाएगा, नहीं होगा। ऑटोमेटिकली इस केस में लॉ ये प्रिज्यूम करेगा, ठीक है। इसीलिए मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि आप प्लेंटिफ जो थे उसको ये जानकारी होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसे पहले ही पढ़ लेना चाहिए था। अगर पढ़ा होता उसने तो उसे पता होता कि भाई ये तो 3 साइन होने चाहिए थे, तो उसने 2 साइनों पे विश्वास क्यों किया? नहीं। तो ये फिर आपकी गलती, और उस केस में आप लोग कंपनी को लायबल नहीं ठहरा सकते। समझ में आ गया? आप इसके लिए फिर कंपनी को लायबल नहीं ठहरा सकते। तो दैट इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। जब भी आप किसी कंपनी से कोई भी ट्रांजैक्शन करें तो पहले उस कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या बाकी के अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अगर हैं तो उन्हें प्लीज गो थ्रू जरूर कीजिए। अगर आप गो थ्रू नहीं करते हैं तो ये फिर कहीं ना कहीं आपके पार्ट पे गलती होगी और इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करने से और शेयर करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है, तो प्लीज उसके विषय में भी कोई सुझाव जरूर दें अपना। प्लस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक ही बात, हमने ये वीडियो बनाई तो ऑटोमेटिकली केवल मैंने बोला है, आपने सुना है, मैंने पढ़ाया है तो भी आपने सुना है, इट मीन्स आपने नहीं पढ़ा है। तो प्लीज गो थ्रू जरूर हुई अपनी बुक से, श्री मॉड्यूल से एक बार गो थ्रू होंगे तो आपको ये कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। फिर भी अगर यानी कोई क्वेरी रह जाती है तो प्लीज आप अपने कमेंट में हमें जरूर बताएं। थैंक यू।